आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, डिजिटल राइट यहाँ पे आउटपुट कमांड दे रहा है, यहाँ पे ऑफ। सबसे पहले हमने इसको कंपाइल किया, तो जब जैसे ही कंपाइल हो जाएगा हम इसकी स्पेसिफिक फाइल में इसको सेव कर देंगे। और मैं जो पहले कर चुका हूँ उसको लैब टास्क के अंदर, हम यहाँ इसको फाइल सेव कर देंगे। इसके बाद सेव करने के बाद फिर हमें इसकी हेक्स फाइल भी चाहिए होती है, तो हेक्स फाइल भी हम क्या करते हैं, स्केच में जाके एक्सपोर्ट कंपाइल ले देते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जहाँ पे हमारी पहले हमने फाइल सेव की है वहीं पे हमारी एक्स फाइल भी बहुत आ जाएगी। अब सिंपल हमने क्या करना है, प्रोटीज खोलना है। तो हाँ, ये हमने आर्डिनो मेगा लगाया और साथ 13 पे एलईडी। अब इसमें सिमुलेशन के लिए हम उसको डबल क्लिक करेंगे। इसकी जो यहाँ मैंने फाइल हमने सेव की होगी, जैसे कि डेस्कटॉप में, यहाँ पे लैब टास्क में, टास्क 1 में, यहाँ पे चूँकि मैंने वहाँ पे कंपाइल लाइब्रेरी कर दिया था तो यहाँ पे फाइल आ गई। बस इसको हमने रन करना है और चेक करना है कि ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। तो ये काम कर रहा है, एलईडी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो ये टास्क 1 यहाँ तक था। अब टास्क 2 में हमें कहा गया है कि हमने एक एटमॉस स्टूडियो से अपने एक एलईडी जलानी है। तो जो मर्जी हम बोर्ड उसको सिलेक्ट कर लें। उसमें स्पेसिफिक हमें कोड दे दिया गया था, हमने इसको कॉपी करके एटमॉस स्टूडियो पेस्ट करना था। तो वो फिर यहाँ पे हमने ऐसे पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे सारा कोड। तो अब जस्ट इसको या कंपाइल करना है, जब 7 दबा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्ड सक्सीडेड आ गया। अब जो फर्दर मैनुअल में लिखा होता है कि आप उसको डीबग कैसे कर सकते हैं। डीबग के लिए हम डीबग में जाएंगे, स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक में। यहाँ पे कंटिन्यू और यहाँ पे हम उसको सिमुलेटर सेलेक्ट कर लेंगे। फर्दर हम डीबग में जाएंगे, डीबगिंग ब्रेक में। तो इससे हमारे पास ऐसा होगा, हमारे पास एक पोर्ट आ जाएगी जहाँ से हम देख सकते हैं लाइव टाइम पे हमारी कौन सी पोर्ट हाई हो रही है या लो हो रही है, और हम रिस्पेक्टिवली उनको हाई या लो कर भी सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे आईओ पोर्ट में जाएंगे, और क्योंकि हमारे पोर्ट में हमारे पास पोर्ट बी पे इनपुट मिल रही थी, यहाँ पे पोर्ट बी पे हम चेक करेंगे। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम F10 दबाएंगे, R16 ऑफ है तो सारी ऑफ होंगी। आउटपुट DDR-B पे आ रही है, ये देखिए हमने ये मतलब ये इससे ऊपर वाली कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट DDR-B R16 कर दिया है, तो यहाँ पे ये भी आउटपुट हो गई है। तो हम नीचे जाएंगे तो हमें लाइफ टाइम बताएगा कैसे ये कोड काम कर रहा है। तो इसको अगर हम आर्डिनो पे सिमुलेशन में कंपाइल करना चाहते हैं तो एक तो सिंपल ये ऑप्शन ये होता है। अगर हम डायरेक्ट हार्डवेयर पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे टूल्स में जाके सेंड टू आर्डिनो कर देंगे, और इसको बनाने का तरीका वही एक्सटर्नल टूल्स में जाके यहाँ पे डायरेक्टली आप सेव कर लेते हैं। और अगर आपने सिमुलेशन में डालना है तो इसकी हेक्स फाइल ऑलरेडी जहाँ पे इसकी लोकेशन आप सेव कर रहे थे वहाँ भी पड़ी होती है। तो सिंपल मैं फिर इसकी कोड जाऊँगा, यहाँ पे इसकी हेक्स फाइल डालूँगा अंदर जहाँ पे इसकी सेव पड़ी थी। ये अगर मैं डेस्कटॉप में लैपटॉप में ये हेक्स फाइल है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे थे जहाँ भी हम इस फाइल को सेव कर रहे थे। अगर यहाँ से नहीं तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके, बल्कि आर्डिनो पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सिंपल यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। देखें ये भी काम कर रहा है। तो इसके बाद हमारा टास्क था टास्क 3। वो टास्क क्या था कि हमने बेसिकली इसी एटमॉस स्टूडियो पे ही हमने कोडिंग करनी है, सिमुलेशन करनी है, लेकिन सी लैंग्वेज में, जिसका कोड ये था। तो सेम इसी को उठा के हम एटमॉस स्टूडियो पे डालेंगे, और जो मैं डाल चुका था तो फिर वहीं से हम कंपाइल भी कर लेंगे। लेकिन अगर फिर इसकी अब ये हेक्स फाइल सी लैंग्वेज की हेक्स फाइल एक्चुअली हम आर्डिनो पे बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कॉपी करके आर्डिनो पे पेस्ट कर दिया था यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे भी कंपाइल कर सकते हैं। तो सेम इसका भी वही है कि जहाँ हम इसकी फाइल सेव करेंगे तो उस फोल्डर को हमने देख लेना है, और यहाँ पे हम स्केच कंपाइल
बाइनरी कर देंगे तो वहाँ पे उसकी हेक्स फाइल जनरेट हो जाएगी। तो तीसरे के लिए हम यहाँ गए, थर्ड फाइल है, इसमें हमने एक्स फाइल डालनी है। यहाँ पे इसकी भी ऑटोमेटिक वैसे जनरेट हो जाती है। अब ये जो एप्लीकेशन 9 है ये एक्चुअली एटमल की जनरेट की हुई है। सिंपल हम एलईडी से यहाँ इसकी हेक्स फाइल भी डाल सकते हैं। तो मैं जैसे इसकी एटमल की डाल लेता हूँ। तो ये कभी काम कर रहा है। तो ये हमारे 3 टास्क थे। अगर हमने जैसे आपको बताएगा कि हमने इसकी फ़ाइल कैसे निकाली है। बेसिकली इसको इसकी एक्स फाइल तक पहुँचने के लिए हमें फ़ोल्डर याद रखना होता है। मेरा इस फ़ोल्डर में इसकी फ़ाइल पड़ी हुई थी डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पे जैसे GCC एप्लीकेशन 9 ये ऑलरेडी यहाँ पे मुझे एक्स फाइल की इस फोल्डर से मिल गई थी, तो मैंने इसलिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दी थी। बाकी वैसे 3 टास्क थे और 3 तक। अल्लाह हाफिज़। में भी हाई ही शो करवाया था उसकी वैल्यू को। तो अब हमारा टास्क जो बेसिकली था कि हमने जो इनपुट लेनी है इसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, यानी कि पोर्ट बी पर, उसी को मैंने शो करवाना है आगे पोर्ट सी पर। तो फिर इसका यही तरीका था कि मैंने इनपुट की कमांड यूज़ की है, जो कि एक नए रजिस्टर के अंदर पिन बी की वैल्यू जो भी हम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्विचेस, तो वो वैल्यू हमारे पास पोर्ट सी पर शो हो जाएगी। और ये L1 हमारे पास एक है अनकंडीशनल जंप है जो कि चलता रहेगा सिमुलेशन के दौरान। तो अगर हम इसकी देखना चाहें टास्क की, तो ये बेसिकली इनपुट्स दे रहे हैं हम पोर्ट बी पर। तो जो भी हम इनपुट देंगे वो उस इनपुट कमांड के जरिए पोर्ट बी को रीड करेगा, और अगर ये हाई है तो वो बेसिकली उस स्पेसिफिक बिट से लगी एलईडीज़ को हाई कर देगा। अगर हम इस सिमुलेशन रन करें तो लाइक मैं स्विच को ऑन करूँगा इसको, तो इससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक बिट होगी, क्योंकि ये यहाँ पे लॉजिक हाई जाएगा, तो जब इसको हाई रीड करेगा तो वो इसी हाई वैल्यू को इस एलईडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ से एलईडी हाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। सिमिलरली वो सेकंड को भी इसी तरह रीड करेगा और अगली बिट पे उसको हाई शो करवा देगा। तो हमारे पहला टास्क का मकसद यही था कि हमने एक इस एलईडीज़ एक इनपुट लेनी है फ्रॉम वन पोर्ट और उसको डिस्प्ले करवा देना दूसरी पोर्ट पर। अब अगर हम दूसरी एक्टिविटी पे जाएँ अपनी, तो उसमें लिखा हुआ था कि डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडीज एनी पोर्ट एंड सिमुलेटेड एटमल स्टूडियो प्रोटीज, यानी अब हमने चार्जिंग सीक्वेंस डिस्प्ले करवाना है एलईडीज का। तो अगर हम उसके कोड में जाएं तो बेसिकली हमने एक प्रोटीज पे अगर हम पहले देख लेते हैं इसकी, तो चार्जिंग सीक्वेंस इस तरह से शो करवा रहा होगा कि एलईडीज एक से ऑफ से ऑन स्टेट में जा रही होगी डिफरेंट पोर्ट्स के बीच में। अगर मैं इसका कोड दिखा सकूँ आपको, तो यहाँ से भी ओपन होता है। तो हाँ, ये ओपन हो गया। तो इसमें देखें तो ये सबसे पहले हमने क्या की, हमने R19 को यानी कि हमें टोटल हमें एलईडीज़ पे आउटपुट ही देनी है, तो हमने इसलिए एक रजिस्टर के अंदर आउटपुट की हाई वैल्यू शो करवाई है और उसको पोर्ट बी पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया है। अब इसके अंदर हम बेसिकली SBI और CBI कमांड यूज़ कर रहे हैं। SBI की कमांड होती है सेट बिट इनपुट, जो कि स्पेसिफिक बिट 0 को हाई कर देगी। उसके बाद बीच में डिले आएगा, फिर वो उसी बिट को क्लियर कर देगी 0 डाल के, फिर बीच में डिले आएगा और उसके फर्दर बाद फिर इस दोबारा बिट 1 को हाई करेगा, फिर डिले आएगा, फिर क्लियर, फिर डिले। तो ये हमारा बेसिकली जितनी भी पोर्ट्स के साथ एलईडी लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 to 4 to 5 है, तो यहाँ पे इन रिस्पेक्टिवली हम हाई करवा रहे हैं, फिर लो करवा रहे हैं, फिर हाई करवा रहे हैं, फिर लो करवा रहे हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम डिले के साथ और हमें फिर बेसिकली एक चार्जिंग सीक्वेंस देखने को मिल रहा होता है इन टाइम डिले के ज़रिए। तो अब इसमें हमने देखना है डिले कैसे है। डिले आप हम बीच में से कोई भी रैंडम नंबर दे रहे हैं इसको 69, 100 और 200, और नॉप की कमांड इज़ नथिंग, लेकिन जस्ट ये एक आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स को बढ़ा देती है, यानी आपका डिले बढ़ा देती है।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम R17 का डिक्रीमेंट करवा रहे हैं और BRNE की लूप लगा रहे हैं। BRNE यहाँ पे इस तरह काम कर रहा है कि जब तक हमारा जो नंबर है 100 वो ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक हमारा जो स्टेटस रजिस्टर में जी फ्लैग है वो हमारा ज़ीरो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो सेट हो जाएगा तो हमारा स्टेटस रजिस्टर का फ्लैग 1 हो जाएगा, वो इस लूप से एग्जीक्यूट कर जाएगा, फिर अब वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा R18 पे। अब वो R18 को कम करवाएगा, इसी तरह फिर इसके बाद फिर R16 को कम करवाएगा, तो फिर RET की कमांड, रिटर्न की कमांड बेसिकली इसको डिले के पास ले जाएगी यहाँ पे। और जब उसको यहाँ पे डिले के पास लेके जाएगी तो यहाँ पे कॉल की कमांड, इस डिले को हम कॉल करवा रहे हैं, तो ये सारा जो हमने एक प्रोसीजर जो हमने वेरिएबल्स पे और रजिस्टर के अंदर नंबर्स पे परफॉर्म करवाए हैं, तो उनके जरिए डिले हमारे पास एक बन रहा है, तो उनके बीच में सारा डिले हम कॉल करवा रहे थे। तो हमारा लैब टास्क 2 में यही था, चार्जिंग सीक्वेंस जो हमने डिस्प्ले करवा दिया। और अब अगर हम टास्क 3 में जाएं, सॉरी टास्क 3 में, तो उसमें हमें कहा गया है कि हमने इनपुट लेनी है, कि हमने दो डिफरेंट इनपुट लेनी है पोर्ट से, और फिर हमने उनको दोनों कंपेयर करवाने हैं। यानी अगर दो स्विचेस हैं, अगर दोनों स्विचेस 1 पर होंगे और दोनों अगर उनका रिजल्ट जो है इवन आ रहा है तो वो हमारे पास ये शो होगा, अगर इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये डिफरेंट इनपुट शो हो रही होंगी। तो अगर हम इसको देखें कोड में जाके, तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, हम एलडी हम एक 20 में 0 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, दो बिट्स, दो पोर्ट्स को 0 इनिशियलाइज करवाना है इनपुट के लिए। दोनों को हमने ऐसा इनपुट इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हमने जिस पोर्ट पे आउटपुट देनी है उसको हमने हाई वैल्यू दे दी, यानी कि DDR-D में। अब R22 में एक वैल्यू शो करवा रहे हैं जो कि रिस्पेक्टिवली इक्वल या नॉट इक्वल आने पे डिफरेंट वैल्यू शो करवा रहे होंगे। L1 इनपुट R17, यानी हम DDR-C इनपुट ले रहे हैं, जो कि इनपुट हम इसमें दे रहे हैं, दो रजिस्टर्स में आ रही थी। और फिर एक पिन C पे इनपुट ले रहे हैं और एक पिन B पे इनपुट ले रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट ऐसे इनिशियलाइज करवाई थी। तो अब हम इन दोनों इनपुट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अगर दोनों स्विचेस 1 1 पे होंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, इक्वल होंगे तो वो बेसिकली BRNE जब भी कोई आंसर 0 आता है तो उससे एग्जीक्यूट होकर वो पोर्ट D R22 इनिशियलाइज हाई को डिस्प्ले करवा देगा, और R22 में ये वैल्यू है। लेकिन अगर वो 0 नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही, तो वो फिर सिंपल इस BRNE के अंदर पड़े लूप कमांड में एग्जीक्यूट कर देगा R16, जो कि ये वाला होगा। तो अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें तो बेसिकली यही है कि अब हम दोनों इवन, दोनों मतलब 1 और ये है 0, तो 1 - 0 1 रहेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर 1 - 1 होता तो फिर 0 फिर इक्वल होते। तो अब हम देखेंगे तो ये इसकी एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव एलईडीज ऑन या ऑफ हो रही है। तो इस लैब का भी हमने यही शो करवाना था कि अगर इक्वल है तो ये, अगर नहीं है तो दूसरी तरफ से। तो बस ये लैब खत्म हुई, हाफिज़। 99 तक काउंट करेगा, और हमने इसमें बेसिकली दो 7 सेगमेंट यूज़ करने थे। अब इसमें जो एक 7 सेगमेंट जो कि हमारे राइट साइड में नज़र आ रहा है, ये 0 से 9 तक जब काउंट कर लेता है तो ये फिर 9 के बाद ये इंक्रीमेंट कर देता है लेफ्ट साइड के काउंटर में, जिसकी वजह से हम बेसिकली 0 से 99 तक काउंट कर पाते हैं। तो ये तो थी इसकी सिमुलेशन। अब कोड में किस तरह चलता है उसको हम देखते हैं। अगर हम कोड में जाएँ तो ये हमने पहले तो सिंपल CPU और AVI की लाइब्रेरी और टाइम डिले की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है। इसके बाद हम DDR-B को डिफाइन करवा रहे हैं LED डायरेक्शन के नाम से, उसकी पोर्ट B को हम LED पोर्ट के नाम से डिफाइन करवा रहे हैं, और DDR-C को LED डायरेक्शन 1 के नाम से, और पोर्ट C को भी पोर्ट 1 के नाम से। सेम स्टेप सब में हम ये करेंगे, पहले हम सबको मतलब को डायरेक्शंस को हाई कराएंगे कि हमें दोनों 7 सेगमेंट्स पे हाई चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे आउटपुट देनी है। और सिमिलरली पोर्ट और डायरेक्शन दोनों पे हम उसको डिफाइन भी हाई करवाएंगे, और उससे हम आउटपुट भी हाई देंगे। उसके बाद हम क्या करें, हमने यहाँ पे किया कि हमने एक अरे बना दिए। उस अरे में हमने चूँकि यहाँ पे अगर इसको हम देखें प्रोटीज में, तो मैं डिफरेंट एलईडीज ऑन या ऑफ करवाने के लिए डिफरेंट एलईडीज को, मतलब डिफरेंट डिजिट डिस्प्ले करवाने के लिए डिफरेंट एलईडीज को ऑन या ऑफ करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे 1 डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इसके टोटल 7 एलईडीज में से 8 BC D E F में से
मुझे ए को भी ज़ीरो करवाना पड़ेगा, सी डी को भी ज़ीरो, ई को भी ज़ीरो, एफ को भी ज़ीरो, जी को ज़ीरो। सिंपल बी और सी को मैं हाई करूँगा, बाकी को ज़ीरो करूँगा। तो इसमें हमने कैरेक्टर ए में यही चीज़ भेजी है कि हमने रिस्पेक्टिव एलईडीज़ को हाई या लो करवा के 0x3 एफ से 0 बन रहे, 006 से 1 बन रहे, 5p से 2 बन रहे। इस तरह ये डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 तक जा रहे हैं। इनको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। तो वाइल में हमने क्या किया कि हमने एक लूप बनाया है, हमने इसमें नेस्टेड लूप यूज़ किए हैं। अपर जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लूप है उसमें हमने एक जो काउंटर हमारा लेफ्ट साइड पे था, यानी कि ये वाला, एक मिनट, यानी कि ये वाला, इसको हमने इस काउंटर को हमने इससे नीचलाइज करवाया आउटर मोस्ट लूप से, और इनर मोस्ट लूप को हमने इस राइट साइड वाले काउंटर से नीचलाइज करवाया हुआ है। इसमें कहने का मकसद ये हुआ कि बेसिकली जब हमारा आउटर लूप 0 से 10 तक जाए, 0 से 10 तक इसने काउंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये 0 डिस्प्ले कराएगा अरे ऑफ 0 में, तो अरे ऑफ 0 जब करेगा तो ये 3f लिखा हुआ है, और 3f का मतलब 0 हुआ, जो कि 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले होगा। इसके बाद ये इनर लूप पे आ जाएगा। इनर लूप पे क्या होगा कि वो 0 से 10 तक, क्योंकि इनर लूप है तो एक बार पूरा का पूरा लूप चलेगा, तो अरे ऑफ 0, 1, 2 से 9 तक सब करवाएगा, वो हर डिजिट्स को एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद और 1000 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ, यानी कि 1 सेकेंड के। इसके बाद ये बाहर आएगा, फिर फर्दर ये लूप चलेगा, और इस लूप में वो क्या करवाएगा, j इज इक्वल टू 1 करवा देगा। तो यहाँ पे अरे ऑफ 1 आएगा, तो अरे ऑफ 1 में वो यहाँ पे 1 डिस्प्ले करवा देगा। तो मतलब नेस्टेड लूप से इसी तरह ही काम कर रहा है कि अंदर से एक बार सारा लूप चलता है और फिर बाहर आता है आउटर लूप में, और आउटर लूप एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह जब अंदर वाला सारा लूप एक बार चल पड़ेगा तब बाहर वाला लूप चलेगा। तो इस तरह हमारे काउंटर काम कर रहे हैं। तो अगर ये सिमुलेशन में देखा जाए तो सेम ऐसे ही है कि अंदर वाला 9 तक चल पड़े तो बाहर वाला इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, तो 99 टाइम्स तक इस तरह चल सकता है। तो आज का टास्क हमारा यही था। अल्लाह हाफिज़। यानी कि उसकी लॉजिक हाई दे रहे हैं। तो अगर हमारा जो पिन डाटा रीड कर रहा है DDRC, यानी कि रो 1 अगर हमारी 1 है, तो वो पोर्ट डी पर 0x06 भेजेगा। अब 0x06 का अगर बाइनरी निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक बिट्स जो ऑन या ऑफ होंगे उस तरह से हमारे 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी फैक्टर होगा, जो भी नंबर होगा, सॉरी। अगर हमारा पिन सी 0x02 यानी हमारी सेकंड रो अगर हाई हुई है तो हमारा डिफरेंट डिजिट की वाला हाई हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली कि हमारा कॉलम 1 हमारा हाई है पोर्ट बी का। इसी तरह आगे जाएंगे तो फर्दर हम फिर पोर्ट बी के कॉलम को हाई सेलेक्ट कर लेंगे और फिर रिस्पेक्टिवली पिन्स को चेक कर रहे होंगे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज बन जाएंगे कॉलम्स और पोर्ट्स को हाई करने के बाद, और हम डिफरेंट कीज़ की मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। सिमिलरली लास्ट में हम क्या करेंगे, अपना एक पोर्ट बी यानी चौथा कॉलम को हाई कर रहे होंगे, तो फिर हम डिफरेंट रोज को सिलेक्ट कर रहे होंगे, उनकी बेसिस पे हम डिफरेंट कीज़ को देख रहे होंगे। तो अगर हम जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में, तो सिंपल हमने एक आर्डिनो के साथ लगाया इसको, पोर्ट बी एज अ कॉलम्स के लिए आउटपुट और पोर्ट सी रोज की इनपुट के लिए। बाकी डाटा पोर्ट डी बेसिकली हमने 7 सेगमेंट के साथ अटैच करने के लिए। तो अगर हम इसकी सिमुलेशन चलाते हैं तो अब अगर मैं 5 का बटन प्रेस करूँगा तो उसके ऊपर 5 लिखा हुआ आएगा, जैसे ये आ गया। और इसी तरह सिमिलरली डिफरेंट बटन प्रेस करने के बाद डिफरेंट यहाँ पे शो होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 के बाद डिफरेंट रिजल्ट शो होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोटीज थोड़ा हैंग हो गया है, लेकिन ये है कि डिफरेंट बटन प्रेस करने से आपको डिफरेंट आउटपुट्स आ रही हैं, तो वो हमारा एक का काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको दोबारा से ऑन करूँ और लाइक अब ये 0 बटन दबा रहा हूँ, उस पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। सो बेसिकली हमारा लैब टास्क भी यही था कि हमने एक एक्स की पैड को इंटरफेस करना था 7 सेगमेंट के साथ, और ये आउटपुट दिखानी थी 7 सेगमेंट की था। तो यहाँ पे सो हमारा आज का टास्क ये था कि हमने बेसिकली एलसीडी को एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना था। तो उस इंटरफेस के लिए एक सिंपल सा कोड यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमने बेसिकली
एक AVR कोई लाइब्रेरी को शूट करवाया, टाइम डिले की लाइब्रेरी को और एक LCD की लाइब्रेरी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने LCD को इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद हमने LCD का कर्सर यानी कॉलम 0 और रो 0 पर रख दिए। LCD का हमने अपना नेम को डिस्प्ले करवाया, तेरा नाम डिस्प्ले करवाने की एक लूप चलाई है जो कि मेरे जो कि 5 जो कि 1 बाय 1 एक कैरेक्टर को शो करवाएगा। देन वो 200 मिली सेकेंड डिले के बाद LCD क्लियर करवा देगा। उसके बाद दोबारा वो ओरिजिनल पोजीशन पे कर्सर हमारा जाएगा, वहाँ पे एक रोल नंबर डिस्प्ले करवाएगा। फिर वहाँ से कर्सर हमारा रो 1 पे आ जाएगा और वहाँ पे एक ये रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। देन सेम 200 मिली सेकेंड के डिले के बाद LCD क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह प्रोसेस रिपीट होता जाएगा वाइल लूप के अंदर। अगर हम यहाँ पे कोड को चला के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, देन 1 बाय 1 नेम कैरेक्टर शो हुए हैं, देन रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, उसके फौरन बाद रोल नंबर की लिस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली इस डाटा ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है कि हमारे पास डाटा पोर्ट्स होती हैं जो कि हमारे कंट्रोलर से डाटा ट्रांसफ़र का हो, इनकी चार वाइस के जरिए होता है, इसको हम 4 बिट कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसके बाद कंट्रोल पोर्ट्स होती हैं जो कि डाटा को जिसकी पिन हाई या लो होने से, जब इनेबल पिन हाई होगी तब डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमारे LCD की इंटरफेसिंग का ये लैब टास्क ख़त्म हुआ। तो अल्लाह हाफिज़। दे रहे हैं और बाकी सबको हमने रो को 0 किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो LCD हमने इनिशियलाइज करवा दिया है, कर्सर हमारा 0 पे आ गया। तो अगर हम वाइल की कंडीशन में जाते हैं तो यहाँ से हम बेसिकली पिन D से डाटा रीड कर रहे हैं और अगर हमारा डाटा 0x0 F के इक्वल नहीं है तो वो ब्रेक हो जाएगा। 0x0 है इससे क्या मुराद लेते हैं कि हमारा जो हमने कॉलम्स को हाई किया है और रोज को 0 किया है, अगर वो स्टेट में नहीं है, कोई स्टेट चेंज हो गई है तो ये फ़ौरन लूप से बाहर चला जाएगा। और अगर उसकी स्टेट वही है 0x0 F तो वो फर्दर यहाँ पे इस स्टेप तक पहुँच जाएगा। अब 0x EF को अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमारी सारी बिट्स को हाई कर देता है, टोटल पोर्ट्स की सारी बिट्स को, सिवाय उसकी 5वीं बिट को। तो अगर हम यहाँ पे इस कोड में देखें तो 5वीं बिट उसकी रो 1 बनती है, यानी कि ये कॉलम्स ना 7, 8, 9, 10 यूँ अटैच थे हमारे इसके साथ, सॉरी 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 हमारे इससे कॉलम जहाँ से अटैच हैं, और जो ऊपर हमारी रोज की 4 बिट्स हैं ना, इनको हमने 0 किया हुआ है। अब इसमें से जो 5वीं बिट है हमारी 0, 1, 2, 3, 4 और ये वाली 5, ये 0 है और बाकी सारी 1 है। तो इससे क्या होगा कि वो रीड करेगा और x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब अगर तो x के इक्वल नहीं है तो ये R1 को 0 के इनिशियलाइज करवा देगा और सर्च का फंक्शन में चला जाएगा। x इसके 0 इसलिए नहीं होगा कि जैसे ही हम कोई बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो इस पिन पे भी हाई चला जाएगा, 5 वाली पर सारे हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोबारा इस लूप से बाहर निकल आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं होगा तो फिर ये R1 को 0 कर देगा और सर्च के फंक्शन में जाएगा। जब सर्च के फंक्शन में जाएगा तो उसको वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी कि x को जो वैल्यू होगी उसको हम 0x0 के साथ एंड करवाएंगे। तो एंड करवाने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू 0x0 ई आ रही है, अगर 0x ई को देखें तो हम तो वो हमारे पास ये वैल्यू आती है 1110। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर तीनों हमारी 1110 वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो क्या करेगा कि R1 को 0 की इनिशियलाइज करवा देगा, और तो मतलब 1110 पर वैल्यू किसी की भी आ रही है और अगर उसका R1 0 है तो वो डिस्प्ले 0 करवा देगा और LCD पे क्लियर करवा देगा। लेकिन अगर किसी लिहाज से ऊपर उसकी वैल्यू जो हमने सारी पोर्ट्स हाई करवाई हैं, अगर वो वैल्यू ये वाली नहीं होती 0x0 है, सॉरी 0x E है, बल्कि 0x DF है, तो बेसिकली R1 को 1 की इक्वल करवा देगा और फिर सर्च वाले फंक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग ये हो जाएगी कि R1 हमारा 1 की इक्वल हो जाएगा। जब ये सिचुएशन आएगी और 0x0 ई हमारा x की वैल्यू पे आ रहा होगा तो हमारा LCD डिस्प्ले B हो जाएगा और LCD बाद में क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा हर किसी के लिए, जिसमें R1 वेरिएबल चेंज हो रहा है बार बार, जबकि ऊपर जो वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास आई है 0x0 ई, वो सब में सेम रहेगी। तो इस तरह वेरिएशन से हम डिफरेंट कॉलम और रोज को अपने एक्सेस कर रहे हैं। सिमिलरली जब x 0x0 D आएगा
अब एक 0+0D कैसे आता है कि पहले तो हमने सिंपल इस 0+EF जब पोर्ट हाई की तब वो 0+0ER था। जब हमने पोर्ट डी पे जब ये वाली वैल्यू हम देंगे तो वो जब पिन डी से रीड करेगा 0+DF को, तो फिर उस सिनेरियो में इसके पास वैल्यू ये चली जाएगी 0+0D। जब हम उसको एक्सटेंड 0+0F करवाएंगे यहाँ पे, जब इस केस में जब ये वैल्यू जाएगी और फिर वो डिफरेंट R1 R2 की वैल्यू अपने अंदर ले रहा होगा, अपने स्टोर करवा रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। अब इस केस में उसके पास R1 की वैल्यू 1 चली गई है, यानी कि हर सिनेरियो में उसकी R1 के साथ एक वैल्यू उसको असाइन हो रही है, और वो वाली असाइन स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ हो रही है। अगर एक्स स्पेसिफिक कंडीशन के एक्स के साथ हो रही है, अगर एक्स इसकी इक्वल नहीं है तो फिर R1 2 हो जाए, अगर एक्स इसकी इक्वल नहीं है तो R1 3 हो जाए। तो वो स्पेसिफिक चेक्स हैं जिनकी वजह से R1 में एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है। तो उसकी मदद से जब हम एक रो को चेक कर रहे हैं और ऊपर से कॉलम्स को देख रहे हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास एक इनपुट्स हमारे पास 16 डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं कि जहाँ से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करवा सकते हैं। एट द लास्ट यही स्टेप करते करते हमारे पास फाइनल में हम स्टार डिस्प्ले करवाते हैं अपने रिस्पेक्टिवली कॉलम R1 3 जो इसको वैल्यूज मिली होगी, और ऊपर से हम x0+07 को देखते हुए तो फिर यहाँ पे LCD लास्ट में क्लियर करवा रहे हैं हर जगह पे। तो इसी तरह हमारा कोड काम कर रहा है। अगर हम कोड को चला के देखें तो अगर इसको रन करें तो अब अगर मैं ये बटन दबाऊंगा उसको पता चल जाएगा कि स्टार वाला है। अगर यहाँ पे 0 दबाऊंगा तो 0 को डिटेक्ट कर लेगा। सिमिलरली 1 दबाऊंगा तो 1 को डिटेक्ट करेगा, 2 पे 2 को, और 3 पे 3 को, 4 पे 4 को, 5 पे 5 को, और 6 पे 6 को। इसी तरह इक्वल टू का साइन भी साथ ही आ जाएगा। तो इसका लॉजिक इसी तरह ही काम कर रहा है कि हमने बेसिकली 4 कॉलम्स को हाई किया हुआ है, और 1 बाय 1 हम रोज और कॉलम्स को देख के पता लगा रहे हैं कौन से बटन किस कॉलम का किस रो में कौन से बटन हम प्रेस कर रहे हैं। तो LCD को हम इस तरह इंटरफेस करवाते हैं। तो आज के लिए कम से यही था। अल्लाह हाफिज़। फ्लैग ओवरफ्लो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तो लैब 5 में हमने ये शो करवाना था कि हमारा टाइम काउंटिंग LCD T20 की जो काउंटिंग हो रही है उसको LCD पे शो करवाना था। हमने ये भी शो करवाना था कि T20 काउंटर कितनी बार ओवरफ्लो हो रहा है LCD पे। तो इस स्टेप के लिए सिंपल हमने दो वेरिएबल बना लिए जो कि एक ओवरफ्लो को देखेगा और एक हमारा T20 काउंटिंग को देखेगा। ओवरफ्लो को सबसे पहले हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, फिर हमने एक वैल्यू को दी। वैल्यू के बाद आइटॉप फंक्शन इसका यूज़ कर रहे हैं। TCNT को हमने क्लियर करवा दी कि हमें टाइमर 0 से आई तक चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले इसको 0 करवा दिया। TCCR नॉट हमने इसका मोड सेलेक्ट कर लिया, अगर हम उसकी सारी बिट 0 कर देते तो उसका मोड नॉर्मल मोड सेलेक्ट हो जाता है। TCCR नॉट भी हमारा बेसिकली फिर स्केलर हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास CS0 से CS02 तीन बिट्स की मैनिपुलेशन के साथ हम डिफरेंट मोड पी स्केलर सेट कर सकते हैं। अब ये फ्लैग हमने लगाया है कि जब तक हमारा काउंटर ओवरफ्लो, जैसे ही हमारा वो काउंटर ओवरफ्लो होगा तो हमारे TCNT रजिस्टर के अंदर एक TCNT रजिस्टर की वैल्यू एक वैल्यू की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। देन हमने स्टिल TCCR नॉट बी को हमने 0 इनिशियलाइज करवा दिया। और अब ये जितनी टाइम उसका फ्लैग ओवरफ्लो हो रहा है, हम उसको हर टाइम उसके फ्लैग को ओवरफ्लो या वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो उसकी वैल्यू थी वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और साथ ही हम काउंटिंग रजिस्टर की भी वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है TCNT, जो कि टाइमर और काउंटर की जो वैल्यू है जो कि 0 से हाई तक जा रही है वो वैल्यूज के अंदर स्टोर होगी, प्लस हर टाइम जो वो उसका फ्लैग ओवरफ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास V के अंदर स्टोर होगी। अब इन दोनों को हम बेसिकली आइटोवा फंक्शन की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे। आइटोवा क्या होता है कि डिफरेंट ट्रेनिंग वेरिएबल्स को शो करवाने के लिए उनको उनकी बेस को हैंडल करने के लिए जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे हमने TOV को एक 10 के एरे से इनिशियलाइज करवा दिया जो कि ओवरफ्लो से रिलेटेड है। TCNT को 10 के एरे से इनिशियलाइज करवा दिया जो TCNT की वैल्यू से रिलेटेड है। तो इधर हम सिंपल जैसे LCD सेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी LCD इनिशियल पोजीशन पे जाएगी, हमारे पास एक ओवरफ्लो डिस्प्ले लिखा हुआ नजर आएगा। देन वो कॉलम 10 पे और रो 0 पर हमारे पास टी टाइमर ओवरफ्लो की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगी। इसमें V हमारे पास ओवरफ्लो की वैल्यू है, TOV हमने जिसको 10 असाइन की थी, और 10 हमारे पास बेस 10 में शामिल हो रही है।
फर्दर हमने इसके बाद इसके डिस्प्ले करवाने के बाद हमने रो को एक्सचेंज कर लिया, डाउन नीचे आ गए 1 पे। फिर हमने अपने कर्सर को 6 पे यानी कॉलम 6 और रो 1 पे चले गए। सिमिलरली फिर हमने आइटोवा का फंक्शन काउंटर के लिए इस्तेमाल किया, टी सी एन टी जो हमने वैल्यू वैल्यू की तरह स्टोर करवाई थी, टाइम हाई है लोअर है। टी सी एन टी हमारे पास अरे जिसकी हमने यहाँ से बनाई थी, और 16 क्योंकि हमारे पास 16 इसका बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एल सी डी डिस्प्ले हमने यहाँ पे टी सी एन टी को डिस्प्ले करवा दिया, सिंपल। और उसके बाद हमने इसमें लास्ट में एल सी डी अपनी क्लियर करवा लिया वापस सारी। तो बस यही था इसमें। और अगर हम इसे कोड को देखें, कोड में ये ऐसे ही चलेगा। लाइक सबसे पहले जीरो से ओवरफ्लो का हर टाइम बताएगा कितनी जगह ओवरफ्लो हो रहा है, और सेकंड में ये बताएगा कि हमारा कितने टाइम का वो डिफरेंट फाइल ओपन हो रही है। सॉरी, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कंपाइल में टाइम कंपाइल जैसे ही होगा तो फिर देखते हैं क्या एरर ढूंढते हैं इसमें। सही, तो अगर हम इसको सेट में जो है तो हर टाइम हमारा ओवरफ्लो इंक्रीमेंट होगा और टीसीएन की वैल्यू हमारी जीरो से एफेक्ट हो जाएगी। जैसे ही हाई हुआ हमारा ओवरफ्लो काउंटर हमारा इंक्रीमेंट हो गया जीरो से एफेक्ट, तो ओवरफ्लो 7 हो जाएगा हमारा। तो बेसिकली यही हमने एक ओवरफ्लो को हमने शो करवाना था कितने टाइम हमारा टाइमर ओवरफ्लो हो रहा है, और टीसीएनटी की वैल्यू हमारी जीरो से हाई जा रही है तो उसको शो करवाना था। तो टाइमर लैब टास्क में हमारा यही काम था। और अब हमें टाइमर्स को भी यूज़ करते हैं डिजिटल वॉच बनाने की। अगर हम उसकी तरफ जाएं तो उसके कोड में सिंपल हमने जस्ट लाइब्रेरीज को इंट्रोड्यूस करवाई है एलसीडी की। तो इधर हम पीछे टाइमर में हमने टीसीएनटी काउंटर और रजिस्टर में शो करवाने के लिए ओवरफ्लो को टाइमर जीरो यूज़ किया होता। तो वो 8 बिट टाइमर होता है। जहाँ पे हमने टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो ये 16 बिट टाइमर है, इसलिए हम इसकी हायर बाइट और लोअर बाइट दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। दोनों को हमने जीरो से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब हम उसी और आउटपुट कंपेयर रजिस्टर में एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, और ये स्टोर कैलकुलेटर की वैल्यू कैलकुलेशन से आती है। जैसे कि हमारे पास अगर 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल हो और 1024 का पीस स्केल हो तो हमारे पास 15,625 हर्ट्ज़ की वैल्यू आती है। उस वैल्यू को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस 64 माइक्रो सेकंड आते हैं। तो वो 64 माइक्रो सेकंड से हम कहते हैं कि हमारी 15,625 क्लॉक्स आ रही हैं। और लास्ट में क्योंकि हम रिजल्ट को -1 करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर हेक्साडेसिमल में 0 क्रॉस 3904 आ रहे हैं। तो हमने 39 बेसिकली उसकी ये अपर रजिस्टर में शो करवा दिए, शो करवा दिए, और लास्ट डिजिट 0.04 में शो करवा दिए। देन स्टिल हम टाइमर को जीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं, GCCR1 इज जीरो। एंड अब उसको पीस के लिए हमने सेट कर लिया 0.05, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है। देन हमने क्या किया कि हमने एक फ्लैग हमने सेट कर लिया, और यहाँ पे फ्लैग हमारे पास आउटपुट कंपेयर रजिस्टर की कंडीशन दिखा रहा है। वहाँ पे हमारा डिफरेंस है TIF पास वो था। तो स्टिल अब हमने जब उसको सेट कर लिया दोबारा हमने इन दोनों टाइमर्स को जीरो से इनिशियलाइज करवा दिए, और फिर हमने उसको क्लियर करवा दिया। मेन में क्या करें, मेन में हमने एक क्लॉक बनानी है। तो क्लॉक के लिए हमने सबसे पहले सारे इन सेकंड मिनट्स आवर्स को जीरो से इनिशियलाइज करवाया। क्योंकि हमने आइटोवा फंक्शन यूज़ करना था, हमने सब में सेकंड्स मिनट्स और आवर्स की टेंडम की एरेज बना ली है। एलसीडी इनिशियलाइजेशन के बाद हमने क्या किया, हमने सेट कर से यानी कि 0 0 पर हमें टाइम डिस्प्ले होगा। और अब हमें अगर और यानी कि टोटल और जो हमें डिस्प्ले करवाने के लिए कि हमने फॉर की लूप लगाई है। इसमें सारे घंटे 0 से 24 तक जाएंगे, और इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब उनकी रेंज 24 तक ही रहेगी, 24 से आगे नहीं जा सकते। एलसीडी सेट कैसे हमारा यानी कि एलसीडी के सेंटर पे ये हमारा डिस्प्ले होगा आइटोवा, और ये हमें फंक्शन यहाँ पे और की फॉर्म में डिस्प्ले करवा देगा यहाँ पे। सिमिलरली फॉर मिनट्स हमने यही प्रोसीजर किया कि हमने मिनट्स की लूप 0 से 60 तक लगाई है, और 60 तक ही वो डिस्प्ले होते रहेंगे। सेकंड्स के लिए हमने 0 से 60 तक लगाई तो वो सेकंड भी डिस्प्ले हो जाएंगे। और एट द लास्ट हमने एलसीडी क्लियर करवा दी यहाँ पे टाइम को देख के। तो ये सारा ये प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा कि जब हमारे मिनट्स बढ़ेंगे तो फिर हमारा जब हमारे सेकंड 60 तक पहुँचेंगे, सेकंड्स के बाद हमारा मिनट्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा।
जब मिनट में इंक्रीमेंट होगा तो अल्टीमेटली 60 मिनट्स के बाद हमारा एक और का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इससे हमारी डिफरेंस लॉक बन जाएगी। और यहाँ पे भी वो ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें सारी वैल्यू टाइमर और ये कंपेयर के अंदर स्टोर करवाइए, स्पेसिफिक कंडीशन है वो मिलेगा तो वो डिफरेंट सिनेरियो में चला जाएगा हमारा डिजिटल लॉग। अगर हम इसको देखना चाहें तो रन करके फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से स्टार्ट हुआ टाइम हमारा, एंड देन ये हमारा सेकंड्स का इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे सेकंड 60 तक पहुंचेंगे तो ये हमारा मिनट 1 पे आ जाएगा। सिमिलरली जैसे मिनट हमारे 60 पहुंचेंगे तो हमारा टाइम 1 पे आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली मैंने डिजिटल क्लॉक बनाई थी, तो इसका भी हमारा मकसद पूरा हुआ टाइमर स्पीड करते हुए, क्योंकि हम बस वेरिएबल ज़्यादा ज़्यादा थे तो हमने इसलिए इसको टाइमर 1 के साथ इनिशियलाइज करवाया। तो लेफ्ट 5 में हमारा यही काम था कि हमें बस टाइमर्स को देखना था, उससे काउंटर को ओवरफ्लो पे दिखाना था, और साथ हमने काउंटिंग रजिस्टर्स को शो करवाया था एलसीडी पर, प्लस हमने एक डिजिटल लॉग बनाई थी यूजिंग टाइमर्स। हम एक क्लॉक सोर्स को भी इनिशियलाइज करवा रहे हैं और स्लेव सेलेक्ट की पिन को। अब स्लेव सेलेक्ट की पिन जब हम बेसिकली जब किसी भी अगर एक ही जगह काफ़ी ज़्यादा माइक्रो कंट्रोलर हो, हाँ अगर हम उसकी पिंस को उसके साथ ज़ीरो कर रहे हों, यानी एक मास्टर दूसरे माइक्रो कंट्रोलर को ज़ीरो भेज रहा है, तो इसका मतलब उसका कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये पिन कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि लो करेंगे तो वापस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से। These are two functions that we have made, white send data character u and white initialization as a master। एक फंक्शन हुआ है जो कि इसकी इसके इनिशियलाइजेशन के लिए, और दूसरा फंक्शन जो है हम डाटा थ्रू एसपी भेज रहे होंगे। अगर हम पहले इन फंक्शंस को देख लें, इनमें क्या हो रहा है कि सेंड डाटा करेक्टर यू में हम सबसे पहले तो पोर्ट बी को लो करेंगे, क्योंकि पोर्ट बी की स्लेव सेलेक्ट की पिन को अगर लो करेंगे तब डाटा ट्रांसफर होना शुरू होगा। एस पी आर इस एक रजिस्टर है जो कि इसके एस पी आई में 3 रजिस्टर होते हैं, एस पी सी आर, एस पी एस आर और एस पी डी आर। स्टेटस रजिस्टर जो कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को हैंडल कर रहे होते हैं। एस पी डी आर डाटा रजिस्टर जो कि जो डाटा जो हमने स्टोर करवाना था जो कि भेजने के लिए, वो इसके अंदर जा रहा होता है। और एस पी सी आर कंट्रोल रजिस्टर होता है हमारे पास, जो कि डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर रहा होता है। सिंपली ये हमारे पास फ्लैग होता है जिससे जो कि ये चेक कर रहा था कि वेदर हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सारी की सारी होगी कि नहीं हुई। जब हो जाती है तो हम इस पोर्ट बी की तरफ डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, और देन अगेन हम पोर्ट बी को इनिशियलाइज करके इनको हाई कर दें कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। इनिशियलाइजेशन में हम जस्ट मोजी और क्लॉक सोर्स और इसको डिफाइन करवा रहे हैं स्लेश तक की पिन को, और नीचे हम कंट्रोल रजिस्टर में हम एस पी की पिन हाई करवा रहे हैं। एस पी की पिन हम हर जगह हाई करवाते हैं, क्योंकि जब भी हमने एस पी प्रोटोकॉल इनेबल करवाना था हम एस पी को हाई करवाते हैं। एम एस पी आर मास्टर की पिन है, तो ये भी हम एज अ मास्टर को इनिशियलाइज करवाने के लिए कर रहे हैं, और एस पी सी आर क्लॉक रेट डिफाइन करवाने के लिए। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएँ तो यहाँ पे सिंपल हमने जस्ट डेटाबेस से कैरेक्टर 2 क्रॉस यानी कि हमने एक अरे बनाई है, जिसमें क्या करें कि हमने 4x4 की बनाई है, यानी कि हमारे पास 7 8 9 4 5 6 जिस तरह हेक्स की कीबोर्ड डिजिट्स लिखे होते हैं, तो वैसे ही हमारे पास डाटा ट्रांसफर हो रहा है 4x4 की फॉर्म में, जैसे 7 8 9 डैश, नीचे 4 5 6 स्टार और 1 2 3 इस तरह एक मैट्रिक्स बन रहा है। ये 4 वेरिएबल हैं जो कि डाटा ट्रांसफर के लिए हमारे पास इस्तेमाल होंगे। वाइट सर्च जो कि हमारा फंक्शन को सर्च करेगा, इसमें हमने 3 वेरिएबल जीरो इनिशियलाइज करवा दिए, R1 C1 और X0। हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवा ली जो कि मास्टर्स को मेन में पहले इनिशियलाइज करवाएगा। उसके बाद फिर हमने DDRD 0x F0 हमने एक हाफ कॉलम्स को हाई दे दिए और रोज को लो 0 दे दिए, और देन हमने अगेन सब को हमने कॉलम्स को भी हाई दे दिए, लेकिन उसको एक्चुअली हाई इनिशियलाइज नहीं करना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम वाइल ऑफ 1 एक्स पिन डी एक्स हमारे पास रीड करेगा पोर्ट डी से डाटा जो भी हम इसके ऊपर दे रहे होंगे, यानी अगर एक्स अगर 0 एफ ही रीड कर रहे हैं तो वो फिर इस जगह तक आ जाएगा कि अगर हमारे पास बिट फर्स्ट कोई स्विच वगैरह हमने बीच में लगा दिया जो कि इसकी स्टेट को चेंज कर देगा 0 एफ की जगह से, तो वो वहीं से ब्रेक हो जाएगा ताकि हमारा प्रोग्राम फॉल्टी ना हो जाए। फर्दर वो फिर इसमें आएंगे हम पोर्ट डी इज इक्वल टू 0 क्रॉस ई एफ। अगर हम 0 क्रॉस ई एफ को देखें तो ई इसका मतलब ये होता है कि सारी बिट्स हाई हैं 1 1 1 एक्सेप्ट 5वीं बिट 0 से 5 को, यानी कि हमारी पहली रो 0 है।
तो अगर ये कंडीशन होगी तो एक्स पिन डी को जब रीड करेगा, लेकिन जब हम उस रो को जब बटन प्रेस करेंगे वो भी 1 नहीं हो जाएगी, तो इसकी इक्वल नहीं रहेगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि R1 0 हो जाएगा और वो सर्च के फंक्शन में चला जाएगा। सर्च के फंक्शन में क्या होगा कि वो उसकी वैल्यू को जो उसने रीड की है उसको एंड करवाएगा 0 + 0 f से। तो अगर तो वैल्यू उसकी ये वाली आ जाती है तो वो A1 को डेटाबेस यानी कि रो डेटाबेस यानी कि अरे को कॉल करेगा और इसकी R1 यानी कि रो 1 और कॉलम 0 में जो भी लिखा होगा उसको A1 के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। और सेंड डाटा A1 हम आर्गूमेंट इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर सेंड डाटा को देखें तो सेंड डाटा के अंदर बेसिकली ये SPDRU ये वाली वैल्यू चली जाएगी और ये हमारे पास आगे शो भी हो जाएगी। सिमिलरली ये प्रोसेस सबके लिए हम कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियोज की तरह से हम हर कॉलम और हर रोज को एक्सेस कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। अगर हम इसकी रिसेप्शन साइड पे जाएं तो रिसेप्शन साइड में जस्ट यही है कि हमने मीज़ो को इनिशियलाइज करवा दिया जो कि इनपुट यानी कि अब मास्टर आउटपुट देगा, मास्टर से यानी कि स्लेव आउटपुट देगा मास्टर से इनपुट लेने के बाद। LCD हम इनिशियलाइज करवा दिया, DDR भी मीज़ो की पिन को SP की पिन हम दोनों केसेस में इनिशियलाइज करवाते हैं। तो SP की पिन हम बेसिकली दोनों केसेस में इनिशियलाइज करवाते हैं क्योंकि SP प्रोटोकॉल को इनेबल करवाने के लिए। वाइल में हम क्या करें कि एक फ्लैग सेट करते हैं जो कि चेक करें कि वेदर हमारी जो रिसेप्शन है वो कम्प्लीट हुई है कि नहीं हुई। जैसे ही हमारी ट्रांसक्रिप्शन कम्प्लीट हो जाएगी तो वो जो भी डाटा जो हमारे पास हमने थ्रू मास्टर सेंड किया था वो LCD पे डिस्प्ले करवा देगा SPDR रजिस्टर में जो मैंने भेजा हुआ था। तो लाइक ऐसी तरह ही काम कर रहा है सिर्फ रिसेप्शन साइड और ट्रांसमिशन साइड। अगर हम इसी कोड में इसी सिमुलेशन में जाएँ तो वही चीज़ है कि हमारे पास एक एक्स की पैड है, उसके 4 कॉलम्स थी और 4 रोज थी, तो हमने एक माइक्रोकंट्रोलर यानी कि मास्टर साथ लगा दी। सिमिलरली हमने SPI प्रोटोकॉल की SPI की पिन्स दोनों की आपस में अटैच कर दी, जिनसे एक क्लॉक सोर्स इसका सेम होगा और इसके बाद हमने LCD स्लेव से सेलेक्ट कर ली। तो अब इसकी रिगार्डिंग इनपुट से जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो SPI के थ्रू इसमें जाएगा और ये हमारे पास LCD पे ट्रांसफर करवा देगा। अगर सिमुलेशन रन करें तो अगर मैं यहाँ पे बटन 2 प्रेस करूँगा तो इसको LCD पे 2 शो करवाना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 8 प्रेस करूँगा तो उसको 8 शो करवाना चाहिए, 9 करूँगा तो 9, डिवाइड करूँगा तो डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो SPI प्रोटोकॉल ऐसे काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी अगर हम बेसिकली सारे मोड सेम ही होते हैं, उनमें डिफरेंस में जस्ट इनिशियलाइजेशन का फ़र्क होगा। अगर मैं जाऊँगा UART पे तो UART पे अगर मैं देखना चाहूँ तो कौन सा मोड सेलेक्ट हुआ है, तो ये UART का ट्रांसक्रिप्शन मोड है। अब UART की भी इनिशियलाइजेशन डिफरेंट होगी और UART की भी इनिशियलाइजेशन डिफरेंट होगी और UART की रिसेप्शन भी डिफरेंट होगी। बाकी जो हमें डाटा वगैरह सेंड किया था उस सबका तरीका सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। UART में अगर हम जाएँ इसकी इनिशियलाइजेशन में तो UART की बेसिकली हमारे 5 रजिस्टर होते हैं, USCSRA, UCSRB, UCSRC, UDR और एक स्टेटस रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो UCSRB में हमारा एक इनेबल ट्रांसक्रिप्शन की पिन होती है जो कि रिसेप्शन ट्रांसमिशन को इनेबल करा देती है। UCSRC एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें डाटा कितने बिट मोड में भेजें, 8 बिट में कितने मोड में। इनमें डिफरेंट पैरिटी बिट्स वगैरह भी होती हैं कि वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवा रहे हैं। UBRL हमारा बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए ये हमारे इसका फार्मूला होता है कि बॉर्डर इज इक्वल टू FCL डिवाइडेड बाय UBRR प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इस ये फार्मूले से हम बॉर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं इसके अंदर UBRR के हिस्ट्री के अंदर वैल्यू डालने से। सिमिलरली वाइट सेंड डाटा में हम सिंपली एक वो SPI के थ्रू हम इस तरह वही लगा रहे हैं, बस उसका फ्लैग चेंज होती है कि फ्लैग यहाँ पे जो कि UCS रजिस्टर के अंदर UDRE फ्लैग जबकि हाई या 0 हो जाएगा तो इसकी बेसिस पे हम ये कंडीशन चेक करेंगे, हमारा डाटा जो होगा वो U के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसका रजिस्टर जो डाटा हम ट्रांसफर करते हैं वो UDR है, जबकि SPI के अंदर हमारा SPDR था। सिमिलरली दोनों इनिशियलाइजेशन हमने करवा ली, डाटा इसमें सेंड करने के लिए एक कंडीशन लगा ली और बाकी सिंपल इसमें सब वही सीन है, मतलब सब इसमें वही चीज़ है कि हमने डाटा वेक्टर बेस बना लिया और इनिशियलाइजेशन के लिए। और लैब 5-6 में इतना ही था। अगर मैं इसका प्रोटीन देखना चाहूँ तो सेम वही है, बस इसमें ये चेंज है कि इसकी ये 2 पिन है रिसीवर और ट्रांसमीटर, वो इसका ट्रांसमीटर उसके रिसीवर से कनेक्टेड होता है, यानी कि दोनों कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, और उसका दूसरे का स्लेव का ट्रांसमीटर मास्टर के रिसीवर के साथ। बाकी कनेक्शन सारे सेम है, जस्ट हमारे पास पिन चेंज होंगी, यानी कि हमारे पास प्रोटोकॉल चेंज होंगे। अगर हम इसको रन करना चाहें तो
तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रन करेगा कि अगर हम यहाँ पे 5 दबाएंगे तो 5 लिखा हुआ नज़र आएगा, 9 दबाएंगे तो 9 लिखा हुआ नज़र आएगा। यानी कि कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स के जरिए। तो इस लैब में हमने यही पढ़ा था, और बाकी फिर अल्लाह हाफिज़। वही क्यों 0 इनिशियलाइज करवाए इंटरप्ट्स के लिए। तो अगर हम इसकी डायग्राम में जाएँ, वहाँ देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो हमारी इंटरप्ट पिन है बेसिकली वो पोर्ट डी पर ही एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये देखें, इंट 0 और इंट 1 पोर्ट डी पर ही एग्जिस्ट करती हैं, और ये हम इन्हीं दो पिन से एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो इसीलिए हमने पोर्ट डी को एज अ इनपुट लिया हुआ है। और अगर हम फर्दर इसके अंदर जाएँ तो ऐसा हमने पुलअप करवा लिया इसको इनिशियलाइज। उसके बाद हमारे पास ये दो रजिस्टर्स आ रहे हैं, ई आई सी आ रहे और ई आई एम एस के। अगर मैं इनको अगर देखना चाहें तो ई आई सी आर बेसिकली एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर होता है जो हमारे इंटरप्ट्स को हैंडल कर रहा होता है। ये इसकी बेसिकली 4 बिट्स होती हैं, और इन बिट्स की डिफरेंट मैनिपुलेशन से हम डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों बिट्स को मैं 0 दूंगा, 0 और 1 बिट को, तो वो लो लेवल पे इंटरप्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। 1 0 पे करूँगा तो वो सिर्फ फॉलिंग एज पे इंटरप्ट जनरेट करवाएगा। 1 1 पे करूँगा तो वो राइजिंग एज पे इंटरप्ट जनरेट करवाएगा। तो ये एप्लीकेशन के लिहाज से हम डिफरेंट सी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने 0 1 यानी एनी लॉजिक लाइन पे करवा दिया था। उसके बाद हमारे पास ई आई एम एस के एक्सटर्नल इंटरप्ट मास्क रजिस्टर होता है। इसका क्या काम होता है कि जब हम इस पिन 0 यानी 0 बिट को हाई करेंगे, तो तब वो बेसिकली इन दो फंक्शंस की बिट मैनिपुलेशन के फंक्शन को एक्सेस करवा सकता है। सिमिलरली अगर मैं बिट 1 को हाई करूँगा, तब वो बेसिकली इन दो बिट्स के फंक्शन को एक्सेस करवा सकते हैं। अगर मैं इनको हाई नहीं कर रहा तो इनमें चेंजिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पहले इनको हाई करवाना पड़ेगा, देन ही मैं इनके फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, इंटरप्ट जनरेट करवा सकता हूँ डिफरेंट एजेस, राइजिंग या फॉलिंग एजेस पे। तो अगर हम मज़ीद स्कोर में जाएँ तो इसमें हमने SCI एक इनेबल करा है, ग्लोबल इंटरप्ट। ग्लोबल इंटरप्ट अगर हम स्टेटस रजिस्टर देखें तो सबसे लास्ट पिन IEP पिन होती है, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। LCD हमने इनिशियलाइज़ करवा दी है। अब वाइल की लूप में हमने एक डमी जैसा टेक्स्ट लिख दिया है कि प्रेस बटन के नाम से। और यहाँ पे हमने फिर एक फंक्शन से बाहर हमने एक ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन के नाम से पिन 0 पे इंट 0 यानी कि पोर्ट डी की हमने एक टेक्स्ट लिखा है, जो कि ये डेटा प्रिंट बटन 1 शो करवाएगा। सिमिलरली हमने आई इंट 1 की पिन ISR के फंक्शन में ये बटन 2 लिखा है। तो बेसिकली क्या होगा कि फंक्शन मेन में जो भी परफॉर्म हो रहा होगा वो होता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसकी बिट पर ISR में कोई लॉजिक हाई या लॉजिक लो आएगा तो वो बेसिकली इंटरप्ट कॉल हो जाएगा, और वाइल की फंक्शन हमारा वाइल की लूप से बाहर निकलकर पहले इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करवाएगा और फिर वापस अपने फंक्शन में वाइल में चला जाएगा। अगर हम बेसिकली ISR इंट 1 यानी इसकी पिन को पे कोई लॉजिक चेंज आएगा तो फंक्शन हमारा वाइल से बाहर आके इस पे बटन शो करवा देगा और देन दोबारा वापस चला जाएगा। तो इंटरप्ट्स का बेसिक मकसद ये होता है कि हमारा मेन फंक्शन में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब भी इंटरप्ट की कॉल होगा तो वो हमारा फंक्शन बिला झिझक फाइल से बाहर जाके पहले वो फंक्शन परफॉर्म करवाएगा और अंदर वापस दोबारा अपने मेन फंक्शन पर वापस आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा यही हमें काफ़ी सिनेरियोज में हो सकता है कि जहाँ भी हमें पहले एक स्पेसिफिक एक फंक्शन के दौरान एक जो काम चल रहा है उसके दरमियान भी हमें स्पेसिफिक कंडीशन चेक करवानी है, तो उसमें हम एक्सटर्नल इंटरप्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की लैब में हमने यही पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के बारे में, और इसकी सिमुलेशन अगर देखी जाए तो सिमुलेशन ही बेसिकली उसी तरह से ही काम कर रहे हैं कि पहले मेन फंक्शन में वो बेसिकली सिंपल प्रेस बटन के नाम से डमी से टेक्स्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरप्ट कॉल करवाया बटन 1, तो यहाँ पे बटन 2 सॉरी लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अगर वो दोबारा मेन फंक्शन में चला गया वाइल की लूप में, अब दोबारा जैसे ही मैं बटन प्रेस करूँगा तो बटन 2 यानी कि दूसरा बटन 1 यानी कि इंटरप्ट हमारा कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा टास्क यही था। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली हमारा टास्क ये था कि हमने एक टेम्परेचर सेंसर लेना है LM37, जो कि हमें एनालॉग रीडिंग देगा एनालॉग पिन 5 पर। उस डाटा को हम प्रोसेस करवाएंगे माइक्रो कंट्रोलर पर, जो कि उसको फिर इसको कन्वर्ट करके हमें बेसिकली LCD पे शो करवा देगा। तो इस प्रोसेस के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है AVR की टाइम डिले, और हमने एक डिफाइन करवाया CPU कितने मेगाहर्ट्ज़ का है,
एंड देन फॉर द लाइब्रेरी ऑफ एलसीडी। स्टार्टिंग पॉइंट हमने एलसीडी इनिशियलाइज करवा दी है। काउंट के वेरिएबल बनाया, ये काउंट बेसिकली हमारा यूज़ होगा टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूले को होल्ड करने के लिए। कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 10, ये आइटोबिक फंक्शन है, उसके अंदर यूज़ हो रहा होगा फॉर पावर बेस 10 के लिए। DDRC बेसिकली इनपुट हम ले रहे हैं, जो टेम्परेचर जहाँ भी माइक्रोकंट्रोलर इनपुट जा रही होगी तो वो बेसिकली DDRC को हमने एज इनपुट इनिशियलाइज करवा दी। अब ये जो दो नाम है हमारे पास, एडमक्स और ADCSR है। बेसिकली अब हम यूज़ कर रहे हैं एनालॉग। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बिट्स को हमने अगर इनिशियलाइज करवाना है तो उनके रजिस्टर्स को स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। एडमॉक्स का रजिस्टर बेसिकली क्या करता है कि उसकी बिट्स 0 से जो 4 तक पिन है, ये हम देखता है कि इनकी मैनिपुलेशन से बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमने किस बिट पर हमने अपना डाटा रीड करवाना है। और एडलर जस्ट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है, रेफरेंस F0, रेफरेंस S1 फॉर द रेफरेंस वी वांट टू टेक फॉर आवर ADC। जैसे कि यहाँ पे अगर 00 और 101, 1011 चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम डिफरेंट इंटरनल वोल्टेज रेफरेंस ले रहे हैं, एक्सटर्नल वी रेफरेंस ऑफ कर रहे हैं, एक PCC में एक्सटर्नल कैपेसिटर एट वी ए रेफरेंस पिन। सो इट ऑल योर चॉइस। अगर आपने पिन 5 पे रीड करवाना है तो बेसिकली क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, ADC 5 के लिए बेसिकली बिट 0 को 1 कर देंगे, बिट 3 को 1 कर देंगे, द अदर 3 बिट्स विल बी टर्न्ड ऑफ, तो हम बिट 5 को रीड करवा सकते हैं। द सेम प्रोसेस गोज फॉर ऑल द अदर 7 बिट्स, सॉरी 8। ठीक है। इसके बाद बेसिकली हमारे पास एक ADCSR रजिस्टर आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास AD जो पहली 3 बिट्स हैं 0 से 2 तक, ये हमारा रीड कर रही होती हैं, क्लॉक रेट डिफाइन कर रही होती है। इनकी मैनिपुलेशन से हम अपना क्लॉक रेट डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो अगर ये तीनों बिट्स 0 होंगी तो हमारा डिवीजन फैक्टर 2 होगा, यानी कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों 1 होंगी तो हमारे पास 128 आएगा। तो इन माई केस आई हैव सेलेक्टेड 3, आई हैव डन, मैंने सब तीनों को हाई करवा दिया है, जिसकी वजह से 128 क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेरी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद देखा जाए तो हमने बेसिकली एक ADSC, बेसिकली वो बिट होती है जो कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले आपको हाई करवाना पड़ता है। ADEN इज़ नथिंग, लेकिन ये आपकी जब आप उसको इनेबल हाई करते हैं तो बेसिकली आपका जो ADC है वो इनेबल हो जाता है। A8 बस इसका वैसे स्कोप में कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसको जब हम हाई करते हैं तो ऑटो ट्रिगरिंग ADC की इनेबल हो जाती है। ADIF एक जस्ट फ्लैग है जो कि अक्सर यूज़ कर रहे होंगे, ADIE इंटरप्ट इनेबल एंड द अदर जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो अगर हम जाएँ कोड में तो बेसिकली हमने अपने रिस्पेक्टिवली सिचुएशन के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया ADC 5, AVC एक्सटर्नल कैपेसिटर 8 रेफरेंस पिन, और यहाँ पे इनेबल ADC कन्वर्जन इंटरप्ट क्लॉक 128। LCD पे टेम्परेचर डिस्प्ले बेसिकली लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है तो हमने इस बिट को हाई करवा दिया। वाइल की कंडीशन इसलिए लगाई ताकि ये तब तक ये देखता रहे कि हमारा डाटा कितना ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सारा डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम अपने फ्लैग को क्लियर करवा देंगे उसको हाई करके। काउंट इज़ नथिंग, जो कि हमारा डाटा जो कि हम टेम्परेचर में कन्वर्जन के बाद कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमें वेरिएबल काउंट में हम उसमें डाल रहे हैं। आइटोवा ये आपके जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा होता है वक्त के साथ साथ, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर बस ये LCD सेट कर्सर से हमने वो डिस्प्ले करवा दी जो भी वैल्यू होगी। हाँ, सेट कर्सर यानी 0 बेसिकली हमारी 0 रो और 8th कॉलम, और लास्ट में हमने LCD क्लियर करवा दिया। तो अगर हम सिमुलेशन की तरफ जाएँ तो यहाँ से देखें कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे 53 है तो बेसिकली यहाँ पे 53 ही शो होगा। अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो 54, तो बेसिकली यहाँ पे 54 ही शो होगा। यानी कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा जो एनालॉग इनपुट है वो इससे प्रोसेस होकर LCD पे जैसा था वैसे ही शो हो रहा है। 60 चला गया तो ये देखिए मेरी 60 आ जाएगा यहाँ पे, 59 to 59। तो बस यही था आज के लिए, और लैब बिट इससे पूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली हमारा टास्क ये था कि हमने एक टेम्परेचर सेंसर लेना है LM37, जो कि हमें एनालॉग रीडिंग देगा एनालॉग पिन 5 पर। उस डाटा को हम प्रोसेस करवाएंगे माइक्रो कंट्रोलर पर, जो कि उसको फिर इसको कन्वर्ट करके हमें बेसिकली LCD पे शो करवा देगा।
तो इस प्रोसेस के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है AVR की टाइम डिले, और हमने एक डिफाइन करवाया CPU कितने मेगाहर्ट्ज़ का है, एंड देन फॉर द लाइब्रेरी ऑफ LCD स्टार्टिंग पॉइंट हमने LCD इनिशियलाइज करवा दी है। काउंट के वेरिएबल बनाया, ये काउंट बेसिकली हमारा यूज़ होगा टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूले को होल्ड करने के लिए। करेक्टर वैल्यू ऑफ 10, ये आइटोबिक फंक्शन है, उसके अंदर यूज़ हो रहा होगा फॉर पावर बेस 10 के लिए। DDRC बेसिकली इनपुट हम दे रहे हैं जो टेम्परेचर की जहाँ भी माइक्रोकंट्रोलर में इनपुट जा रही होगी, तो वो बेसिकली DDRC को हमने एज इनपुट इनिशियलाइज करवा दी। अब ये जो दो नाम है हमारे पास, एडमक्स और ADCSR है। बेसिकली अब हम यूज़ कर रहे हैं एनालॉग, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बिट्स को हमने अगर इनिशियलाइज करवाना है तो उनके रजिस्टर्स को स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। एडमॉक्स का रजिस्टर बेसिकली क्या करता है कि उसकी बिट्स 0 से जो 4 तक पिन है, ये हम देखते हैं कि इनकी मैनिपुलेशन से बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमने किस बिट पर हमने अपना डाटा रीड करवाना है। और एडलर जस्ट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है, रेफरेंस F0 रेफरेंस S1 फॉर द रेफरेंस वी वांट टू टेक फॉर आवर ADC। जैसे कि यहाँ पे अगर 00 और 101 1011 चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम डिफरेंट इंटरनल वोल्टेज रेफरेंस ले रहे हैं, एक्सटर्नल वी रेफरेंस ऑफ कर रहे हैं, एक PCC एक्सटर्नल कैपेसिटर एट वी ए रेफरेंस पिन। सो इट ऑल योर चॉइस। अगर आपने पिन 5 पे रीड करवाना है तो बेसिकली क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, ADC 5 के लिए बेसिकली बिट 0 को 1 कर देंगे, बिट 3 को 1 कर देंगे, द अदर 3 बिट्स विल बी टर्न्ड ऑफ, तो हम बिट 5 को रीड करवा सकते हैं। एंड द सेम प्रोसेस गोज फॉर ऑल द अदर 7 बिट्स, सॉरी 8। ठीक है, इसके बाद बेसिकली हमारे पास एक ADCSRA रजिस्टर आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास AD जो पहली 3 बिट्स हैं 0 से 2 तक, ये हमारा रीड कर रही होती हैं, क्लॉक रेट डिफाइन कर रही होती हैं। इनकी मैनिपुलेशन से हम अपना क्लॉक रेट डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो अगर ये तीनों बिट्स 0 होंगी तो हमारा डिवीजन फैक्टर 2 होगा, यानी कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों 1 होंगी तो हमारे पास 128 आएगा। तो इन माई केस आई हैव सेलेक्टेड 3, मैंने सब तीनों को हाई करवा दी है, जिसकी वजह से 128 क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेरी सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद देखा जाए तो हमने बेसिकली एक ADSC बेसिकली वो बिट होती है जो कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले आपको हाई करवाना पड़ता है। ADEN इज़ नथिंग, लेकिन ये आपकी जब आप उसको इनेबल हाई करते हैं तो बेसिकली आपका जो ADC है वो इनेबल हो जाता है। A8 बस इसका वैसे स्कोप में कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसको जब हम हाई करते हैं तो ऑटो ट्रिगरिंग ADC की इनेबल हो जाती है। ADIF एक जस्ट फ्लैग है जो कि अक्सर यूज़ कर रहे होंगे, ADIE इंटरप्ट इनेबल एंड द अदर जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो अगर हम जाएँ कोड में तो बेसिकली हमने अपने रिस्पेक्टिवली सिचुएशन के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया ADC 5, AVC एक्सटर्नल कैपेसिटर 8 रेफरेंस पिन, और यहाँ पे इनेबल ADC कन्वर्जन इंटरप्ट क्लॉक 128। LCD पे टेम्परेचर डिस्प्ले बेसिकली लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है तो हमने इस बिट को हाई करवा दिया। वाइल की कंडीशन इसलिए लगाई ताकि ये तब तक ये देखता रहे कि हमारा डाटा कितना ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सारा डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम अपने फ्लैग को क्लियर करवा देंगे उसको हाई करके। काउंट इज़ नथिंग, ये कि जो कि हमारा डाटा जो कि हम टेम्परेचर में कन्वर्जन के बाद उस कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमें वेरिएबल काउंट में हम उसमें डाल रहे हैं। आइटोवा ये आपके जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा होता है वक्त के साथ साथ उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर बस ये LCD सेट कर्सर से हमने वो डिस्प्ले करवा दी जो भी वैल्यू होगी। हाँ, सेट कर्सर यानी 0 बेसिकली हमारी 0 रो और 8th कॉलम, और लास्ट में हमने LCD क्लियर करवा दिया। तो अगर हम सिमुलेशन की तरफ जाएँ तो यहाँ से देखें कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे 53 है तो बेसिकली यहाँ पे 53 ही शो होगा। अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो 54, तो बेसिकली यहाँ पे 54 ही शो होगा। यानी कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा जो एनालॉग इनपुट है वो इससे प्रोसेस होकर LCD पे जैसा था वैसे ही शो हो रहा है। 60 चला गया तो ये देखिए मेरी 60 आ जाएगा यहाँ पे, 59 to 59। तो बस यही था आज के लिए, और लैब इससे पूरी होती है। अस्सलामुअलैकुम। तो बेसिकली हमारा टास्क ये था कि हमने एक टेम्परेचर सेंसर लेना है LM37,
जो कि हमें एनालॉग रीडिंग देगा एनालॉग पिन 5 पर। उस डाटा को हम प्रोसेस करवाएंगे माइक्रो कंट्रोलर पर, जो कि उसको फिर इसको कन्वर्ट करके हमें बेसिकली एलसीडी पे शो करवा देगा। तो इस प्रोसेस के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है AVR की टाइम डिले, और हमने एक डिफाइन करवाया CPU कितने मेगाहर्ट्ज़ का, एंड देन फॉर द लाइब्रेरी ऑफ LCD स्टार्टिंग पॉइंट हमने LCD इनिशियलाइज करवा दी है। काउंट के वेरिएबल बनाया, ये काउंट बेसिकली हमारा यूज़ होगा टेम्परेचर कन्वर्जन के फार्मूले को होल्ड करने के लिए। कैरेक्टर वैल्यू ऑफ 10, ये आइटोबिक फंक्शन है, उसके अंदर यूज़ हो रहा होगा फॉर पावर बेस 10 के लिए। DDRC बेसिकली इनपुट हम ले रहे हैं जो टेम्परेचर की जहाँ भी माइक्रोकंट्रोलर में इनपुट जा रही होगी, तो वो बेसिकली DDRC को हमने एज इनपुट इनिशियलाइज करवा दी। अब ये जो दो नाम है हमारे पास, एडमक्स और ADCSR है। बेसिकली अब हम यूज़ कर रहे हैं एनालॉग। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बिट्स को हमने अगर इनिशियलाइज करवाना है तो उनके रजिस्टर्स को स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। एडमॉक्स का रजिस्टर बेसिकली क्या करता है कि उसकी बिट्स 0 से जो 4 तक पिन है, ये हम देखते हैं कि इनकी मैनिपुलेशन से बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमने किस बिट पर हमने अपना डाटा रीड करवाना है। और एडलार जस्ट राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है, रेफरेंस F0 रेफरेंस S1 फॉर द रेफरेंस वी वांट टू टेक फॉर आवर ADC। जैसे कि यहाँ पे अगर 00 और 101 1011 चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हम डिफरेंट इंटरनल वोल्टेज रेफरेंस ले रहे हैं, एक्सटर्नल वी रेफरेंस ऑफ कर रहे हैं, एक PCC एक्सटर्नल कैपेसिटर एट वी ए रेफरेंस पिन। सो इट ऑल योर चॉइस। अगर आपने पिन 5 पे रीड करवाना है तो बेसिकली क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, ADC 5 के लिए बेसिकली बिट 0 को 1 कर देंगे, बिट 3 को 1 कर देंगे, द अदर 3 बिट्स विल बी टर्न्ड ऑफ, तो हम बिट 5 को रीड करवा सकते हैं। एंड द सेम प्रोसेस गोज फॉर ऑल द अदर 7 बिट्स, सॉरी 8। ठीक है। इसके बाद बेसिकली हमारे पास एक ADCSR रजिस्टर आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास AD जो पहली 3 बिट्स हैं 0 से 2 तक, ये हमारा रीड कर रही होती हैं, क्लॉक रेट डिफाइन कर रही होती हैं। इनकी मैनिपुलेशन से हम अपना क्लॉक रेट डिफाइन करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं, तो अगर ये तीनों बिट्स 0 होंगी तो हमारा डिवीजन फैक्टर 2 होगा, यानी कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों 1 होंगी तो हमारे पास 128 आएगा। तो इन माई केस आई हैव सेलेक्टेड 3, मैंने सब तीनों को हाई करवा दिया है, जिसकी वजह से 128 क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेरी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद देखा जाए तो हमने बेसिकली एक ADSC बेसिकली वो बिट होती है जो आपको कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले आपको हाई करवाना पड़ता है। ADEN इज़ नथिंग, लेकिन ये आपकी जब आप उसको इनेबल हाई करते हैं तो बेसिकली आपका जो ADC है वो इनेबल हो जाता है। A8 बस इसका वैसे स्कोप में कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसको जब हम हाई करते हैं तो ऑटो ट्रिगरिंग ADC की इनेबल हो जाती है। ADIF एक जस्ट फ्लैग है जो कि अक्सर यूज़ कर रहे होंगे, ADIE इंटरप्ट इनेबल एंड द अदर जो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो अगर हम जाएँ कोड में तो बेसिकली हमने अपने रिस्पेक्टिवली सिचुएशन के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया ADC 5, ADC एक्सटर्नल कैपेसिटर 8 रेफरेंस पिन, और यहाँ पे इनेबल ADC कन्वर्जन इंटरप्ट क्लॉक 128। LCD पे टेम्परेचर डिस्प्ले बेसिकली लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कन्वर्जन स्टार्ट करनी है तो हमने इस बिट को हाई करवा दिया। वाइल की कंडीशन इसलिए लगाई ताकि ये तब तक ये देखता रहे कि हमारा डाटा कितना ट्रांसफ़र हो चुका है। ये सारा डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हम अपने फ्लैग को क्लियर करवा देंगे उसको हाई करके। काउंट इज़ नथिंग, ये कि जो कि हमारा डाटा जो कि हम टेम्परेचर में कन्वर्जन के बाद उस कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमें वेरिएबल काउंट में हम उसमें डाल रहे हैं। आइटोवा ये आपके जो भी वेरिएबल चेंज हो रहा होता है वक्त के साथ साथ उसको डिस्प्ले करवाने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर बस ये LCD सेट कर्सर से हमने वो डिस्प्ले करवा दी जो भी वैल्यू होगी। हाँ, सेट कर्सर यानी 0 बेसिकली हमारी 0 रो और 8th कॉलम, और लास्ट में हमने LCD की जगह करवा दी। तो अगर हम सिमुलेशन की तरफ जाएँ तो यहाँ से देखें कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे 53 है तो बेसिकली यहाँ पे 53 ही शो होगा। अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो 54, तो बेसिकली यहाँ पे 54 ही शो होगा। यानी कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारा जो एनालॉग इनपुट है वो इससे प्रोसेस होकर LCD पे जैसा था वैसे ही शो हो रहा है। 60 चला गया तो ये देखिए मेरी 60 आ जाएगा यहाँ पे, 59 to 59। तो बस यही था आज के लिए, और लैब इससे पूरी होती है। हाँ।
5 which is named as OC0B and OC1B and this one OC1A. बेसिकली हम यहीं से इनको एक्सेस कर सकते हैं PWM सिग्नल्स को। इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अगर हम कोड में जाएं तो सिंपल वैसे पहले की तरह हमने एक डिफाइन करवा दी CPU कितने मेगाहर्ट्ज़ का है, AVR की लाइब्रेरी और एक इंटरप्ट जो कि तमाम इंटरप्ट को दिखेगा, हैंडल करेगा, एक टाइम डिले के साथ हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी है। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये लिया कि हमने एक ड्यूटी साइकिल एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। फर्दर हमने क्या किया, हमने DDRD पोर्ट 6 को हाई कर दिए आउटपुट के लिए, क्योंकि हमें एक पिन जिस पे PWM सिग्नल्स की आउटपुट चाहिए वो हमने पोर्ट D6 को दे दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो PD6 हमारी यहाँ पे OC0 एक साथ कनेक्टेड है जो कि PWM सिग्नल्स को डील करती है। इसके फर्दर बाद हम देखेंगे कि हमने एक TCC टाइमर रजिस्टर है जिसमें हमने डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इन पर मोड्स को हम स्टेप बाय स्टेप वाइज देखें तो TCC और नॉट रजिस्टर हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे हमारा हाँ, सबसे पहले ये कि हमारे बेसिकली 4 डिफरेंट मोड्स होते हैं, नॉर्मल मोड, क्लियर टाइमर और कंपेयर मोड, फास्ट PWM मोड और फेस करेक्ट PWM मोड। तो अभी इस लैब में हम बेसिकली फास्ट PWM मोड यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें एक टाइमर काउंटर रजिस्टर होता है, उसमें डिफरेंट बिट्स की मैनिपुलेशन के साथ हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर ये हमारे पास रजिस्टर है जिसमें हमारे पास वेव जनरेशन WGM 00 और 01 की मदद से हम अपने मोड सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमारे पास COM कंपेयर आउटपुट मोड फॉर, इसमें हम बेसिकली चेंजिंग करके डिफरेंट हम वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहीं पे देखें, हमने बेसिकली फास्ट PWM मोड सेलेक्ट करना था, जिसके लिए हमने क्या किया, हमने दोनों बिट्स को हाई दे दिया, WGM 00 और 01 को। उसके फर्दर बाद हमने अपनी रीडिंग इस लिहाज से लेनी है, हमने कंपेयर आउटपुट मोड फास्ट PWM मोड में करवाना था, जिसके लिए हमने फिर क्या किया और हमने क्या करवाना है कि हमने करवाना है कि हमारा OC0 कंपेयर मैच पर क्लियर हो जाए और बॉटम पे सेट हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेव है वो हमारी हाई रहे जब तक हमारा सिग्नल जब तक वो काउंटर हाई जा रहा है, और जैसे ही वो मैच होगा तो बॉटम पे आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से देखना चाहें तो ये चीज़ है, यानी कि हमारा काउंटर मैक्सिमम काउंटिंग करता जाएगा और जैसे ही कंपेयर की वैल्यूज़ को मिलेगी तो नीचे लो बॉटम पे चला जाएगा। सेम इसी तरह हम डिफरेंट OC आउटपुट का रजिस्टर में डिफरेंट वैल्यूज़ डालने से अपने PWM सिग्नल्स की लेंथ में ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और TCNT बेसिकली हमारा 0 से मैक्सिमम होता जाता है, जो कि इसकी वैल्यू 0+FF है। लेकिन हम इसमें अगर हम डिफरेंट आउटपुट कंपेयर की वैल्यू डाल देंगे तो बेसिकली हमारा सिग्नल तब तक हाई रहेगा, लेकिन जैसे ही वो उस वैल्यू को मैच करवाएगा तो हमारा सिग्नल यहाँ पे लो हो जाएगा। तो इस तरह हम डिफरेंट ड्यूटी साइकिल अपने ला सकते हैं। अगर हम इधर जाएँ तो हमने बेसिकली यही किया कि हमने पहले मोड सेलेक्ट किया, जिसमें हमने फास्ट PWM मोड सेलेक्ट कर लिया, और फिर हमने TCC और नॉट में COM0A1 की बिट को हाई कर दी ताकि वो कंपेयर होने पर लो पे चला जाए और वैसे वो सिग्नल हमारा हाई रहे, जिसकी वजह से ड्यूटी साइकिल हमारा डिफरेंट सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकेगा। टाइमर इंटरप्ट मास्क रजिस्टर में हमने एक बिट को हाई करवा दी, जो कि क्या कर रहा है, हमारा इंटरप्ट इनेबल कर रहा है मास्क रजिस्टर में। इसके बाद आउटपुट कंपेयर रजिस्टर में हमने जो वैल्यू डालनी है वो हमने क्या किया है कि हमने ड्यूटी साइकिल को तो 0 से इनिशियलाइज करवाया हुआ था, तो ये हमारा ड्यूटी साइकिल 0 से 100 तक की जाएगा, तो हमने इस 100 की फ्रैक्शन ले ली है और उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया मैक्सिमम वैल्यू से, जो हमारा रजिस्टर जो कि हमारा काउंटर जब तक कैलकुलेट कर सकता है। इसकी वजह से हमारे पास एक वैल्यू एक रजिस्टर में सेव हो जाएगी। बेसिकली हमारा काउंटर इसी की वैल्यू तक मैक्सिमम तक जाएगा और फिर हमारा डाउनफॉल नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू की मैनिपुलेशन से हम डिफरेंट अपने काउंटर की डिफरेंट हम वेव लेंथ अचीव कर सकते हैं। ये हमने बस यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरप्ट इनेबल करवा दिया है। TCC और नॉट बी में हमने प्रीस्केलर मोड सेलेक्ट कर लिया। ये TCC और नॉट बी में बेसिकली हमारा 1024 का प्रीस्केलर मोड बन रहा है जब हम ये 2 बिट्स हाई करेंगे। तो वाइल के फंक्शन में हमने क्या किया कि हमने बेसिकली पहले 10 ड्यूटी साइकिल क्योंकि 0 था उसमें हमने 10 का इंक्रीमेंट किए, यानी कि 10 का इंक्रीमेंट होता जाएगा और तब तक होगा जब तक हमारा ड्यूटी साइकिल 100 को ना पहुँच जाए। जैसे ही वो 100 से ग्रेटर होगा तो हमारा ड्यूटी साइकिल दोबारा 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी कि हमारा 0 से हाई तक ड्यूटी साइकिल, यानी कि हमारा इस लूप से ये मतलब हुआ कि हमारा 0 से शुरू होगा सिग्नल, हाई ड्यूटी साइकिल पूरा ड्यूटी साइकिल हमारा बढ़ जाएगा, फिर फर्दर दोबारा 0 पे आ जाएगा, यानी इंक्रीज और फिर डिक्रीज।
और ये हमने इंटरप्ट सर्विस रूटीन लगाई है कि अगर हमारा सिग्नल 100 से बढ़ेगा जो भी होगा, तो वो फिर इसमें दोबारा कॉल हो जाएगा और दोबारा उसको ये वैल्यू दोबारा उसको स्पेसिफाइड वैल्यू दे देगा कि हाँ इसने दोबारा यहाँ से शुरू करना है। और ये हम इंटरप्ट को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने कोई डिफरेंट ड्यूटी साइकिल उसको विद इन द वाइल में लूप के में देना हो, तो हम उसको इससे यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए हम यही है कि बेसिकली हमने एलईडी को फ्रॉम 0 टू हाई ब्राइटनेस स्टेप बाय स्टेप उसकी इंक्रीज़ करवानी है। उसके लिए यही स्टेप्स थे कि हमने ड्यूटी साइकिल को 0 इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद एक वैल्यू पुट की और उसके अंदर फिर हमने इंक्रीमेंट करते हैं कि जब तक वो मैक्सिमम तक नहीं पहुंच जाता, जैसे ही मैक्सिमम तक पहुंचेगा तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा और इंटरप्ट सर्विस रूटीन बेसिकली उसको दोबारा अपनी इनिशियल वैल्यू पे वापस लाने के लिए, इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो अगर हम इसकी सिमुलेशन में जाएं, इसको रन करें, तो इसमें अगर हम सिग्नल देखें अपना, तो हमारा 0 से अब ड्यूटी साइकिल बहुत 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ा है हमारा ड्यूटी साइकिल बढ़ता जा रहा है। अगर ये देखें तो हमारा ड्यूटी साइकिल अब 50% हो गया, 70% हो गया, 90% हो गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप वाइज बढ़ेगा और जब फिर और ये हमारा जो यानी कि अब 75%, 25%, 80%, 20% समथिंग इस तरह समथिंग हो गया। और फिर एक जब ये बिल्कुल मैक्सिमम तक हमारा सिग्नल पहुंच जाएगा तो ये बेसिकली बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाएगा और हमारा फिर दोबारा 0 से स्टार्ट होगा सिग्नल हमारा। अब ये देखें मैक्सिमम तक जाएगा यहाँ पे और ये हमारा जो ऑन ऑफ का टाइम है वो स्लो से स्लो होता जा रहा है और जो जिस टाइम के लिए ऑन है वो बेसिकली बढ़ता जा रहा है। ऐसे करते करते ये अपनी टॉप वैल्यू तक पहुँचेगा, फिर स्टिल 0 से स्टार्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 0 से हाई तक जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, अब ये 0 से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हाई हो रहा है। ये सिग्नल हमारा ऑफ है, कुछ सेकंड्स के लिए ऑन है और ये हमारा हाई हो गया। अगर हम इसको एलईडी की फॉर्म में देखें तो बेसिकली एलईडी प्रॉपर्टीज में तो वैसे नज़र नहीं आएगा कि ब्राइटनेस ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन हमें सिग्नल्स को देख के बता सकते हैं कि हाँ हमारा काम कर रहा है हमारा लॉजिक। बेसिकली आज के लिए हमें यही था और फिर फर्दर आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जो जितनी भी हमारे पास इनपुट्स होंगी और उनका हमारे पास आंसर सी में स्टोर हो रहा है और लास्ट हमने एंड मॉड्यूल कर दिया। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था एक एंड गेट के लिए। इसी तरह हम डिफरेंट यहाँ पे सर्किट्स के लिए डिफरेंट कोड रख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर्स जितने भी सर्किट्स हैं उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और along with the codes we can also see it through visual symbolic, मतलब हम इनके सिम्बल्स भी देख सकते हैं और हम इसकी we can also see it through the waveforms। अगर सिम्बल्स में देखना चाहें तो हम जस्ट सिंपली 11 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोकेट इन RTL व्यूवर। तो ये हमें बेसिकली एक सिंबॉलिक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा है कि वेदर कि हमारी इनपुट ए और बी और दरमियान इन दोनों का हम एंड गेट पर एंड करवा रहे हैं और लास्ट में बस आउटपुट आ रही है। अलॉन्ग विद दिस अगर हम इसको देखना चाहें कि वेदर हमारा वेव फॉर्म इनपुट आउटपुट हम किस तरह दे रहे हैं, आउटपुट वेव फॉर्म हमारी क्या जनरेट हो रही है, उसके लिए सिंपल जस्ट फाइल हमने चेंज करनी है न्यू और यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम भी WF को सिलेक्ट कर लेंगे। and then log in node insert node और बस एंड यहाँ से हमें बेसिकली लिस्ट से जो भी डाटा होता है उन्हें पिक करना होता है और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इनपुट 1 को मैं अगर ड्यूटी पीरियड 100 दे रहा हूँ तो सॉरी 100 देना चाहिए था। अगर मैं इसको बेसिकली 50 दे देता हूँ, उसको 10 दी है तो इसको मैं इसको फिर 50 या 56 दे देता हूँ। तो अब अगर हम देखा जाए तो ये अब इसमें जहाँ जहाँ पे भी 1 1 हाई आ रहा है और 0 0 0 आ रहा है तो इसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास एक आउटपुट बन जाएगी। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आएगी इन रिस्पेक्टिव इनपुट्स की वजह से, हम सिंपल यहाँ पे कंपाइल करेंगे इस कोड को। तो अब हमारे पास एक आउटपुट वेवफॉर्म आ जाएगी इन इनपुट्स की वजह से। तो ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स थी।
तो ये हमारे पास वहीं पे हाई हो रहा है जहाँ पे हमारी दोनों सिंबल हाई आ रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों ज़ीरो है वहाँ दोनों हमारे पास ज़ीरो हो गई, यानी कि एंड गेट है तभी एंड गेट हाई, इसकी आउटपुट हाई होती है जब हमारा दोनों इनपुट्स हाई होंगे, वरना सबके लिए ये लो ही रहेगा। तो ये तो सिंपल एंड गेट था, इसकी वजह से हम कहीं जितने मर्जी हम कम्प्लेक्स सर्किट डाल सकते हैं, उनका बिहेवियर हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन लैब्स में भी हमने यही सीखा था, डिफरेंट गेट्स और डिफरेंट सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका एनालाइज किया था कि वेदर उनकी इनपुट आउटपुट से उसकी आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और हमको किस तरह जज कर सकते हैं। तो इन लैब बस यही हम यहीं तक था, हमने पढ़ा था। अल्लाह हाफिज़।